ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। सईद नकवी साहब से आज की बात इसलिए भी बहुत अहम है कि वेनेजुएला में अचानक अमेरिका ने हमला किया और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी अहलिया को, उनकी वाइफ को अगवा करके ले गए। इस्तेमाल किया गया लफ्ज अरेस्ट करके ले गए, लेकिन असल में अगवा इसे इसलिए समझना चाहिए कि एक दूसरे मुल्क के लीडर को उठा करके ले जाना और फिर यह कहना कि यहां हमारे यहां मुकदमा चलेगा और हम ही मुल्क को चलाएंगे और हमारी तेल की कंपनियां वहां जाएंगी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ठाक करेंगी। ये इसमें कमाल ये है कि दुश्मन रहते हुए दोस्त जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना वो सियासत में बड़ा अजीब होता है। नकवी साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे तजर्बे में इस किस्म के और कोई वाकयात कहीं तारीख में कुछ हैं, और हैं तो आखिर क्या अब इंटरनेशनल ऑर्डर नाम की कोई चीज रही है या नहीं रही? क्या न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का रखने का मकसद यही था कि पूरी दुनिया पर हमारा कंट्रोल हो, हम अपने तरीके से चलाएं? ये सारी चीजें हैं जो समझने की हम कोशिश करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है वेनेजुएला में इतनी बड़ी अचानक तब्दीली और हाहाकार और कहीं कहीं खुशी? इसे आप कैसे देख रहे हैं? काज़मी साहब, अगर आप मुझसे ये कहें कि चलिए आज प्रोग्राम जहन्नुम पे करें, हम्म, हम और आप दोनों, हम्म, तो जहन्नम के बारे में कुछ सुन रखा है हाँ, और कुछ मुबालगा है, कुछ हाँ, शायरी है हाँ, और कुछ सही है हाँ, और कुछ ईमान वाले जो हैं वो उसको वाकई में समझते हैं और डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो साहब हम तो जानते नहीं हम हाँ, क्या। और आपको ये आधे घंटे में उस जहन्नम के बारे में डिस्क्राइब करना है। जी, जी, ये तकरीबन उस किस्म की चीज है हम्म, जो हो रहा है, हम्म, जो हुआ है वेनेजुएला में, जो हमने देखा, जो हम्म, और न्यूज चैनल्स पे आया। सबसे पहले तो फिर हम्म, मैं इस बात का एतराफ, मुझे शर्मिंदगी है, हम्म, शर्मिंदगी है और बार बार मुझे इस बात पे शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतना बड़ा वाकया हो गया और आपका भारतवर्ष, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मीडिया, एक सोर्स नहीं है जिसके हम्म, पास हम जाएं कि बता दो भाई क्या हुआ है। वहां जितने सोर्सेज हैं सब इंटरेस्टेड सोर्सेज हम्म, हैं, एक तरफा सोर्सेज हैं हम्म, जो आपको आप तक लाते हैं। इसलिए मैं, माफ करिए कि हम्म, मैंने इब्तिदाई ही में हम्म, जरा सा अपना एक जो फ्रस्ट्रेशन है हम्म, हम्म, वो इजहार कर दिया कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा मीडिया, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी आप छाती ठोक के दुनिया में बताते हैं। भाई आपके पास एक अखबार, अरे वेनेजुएला को तो भूल जाइए, आपके पास नेपाल कवर करने के लिए आदमी नहीं है। हाँ, ये कोविड का तमाशा ही ऐसा है। कोविड ने आपको, शेक्सपियर की एक लाइन है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन ऑल थिंग्स इविल, वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। यानी हर बुरी चीज में एक अच्छाई होती है। तो कोविड ने ये तोहफा आपको दे दिया कि आप ये जूम पे बातें करने लगे और ये लिंक पे टेलीफोन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होने लगी रियल टाइम में। ये एक तोहफा हमें मिल गया है, उसी का सहारा इस मीडिया को भी मिल गया है और वो वहां से लोगों से बातें करता है और झूठ बोलने का मिल गया कि साहब देखिए हम तो कर रहे हैं प्रोग्राम आप वो कर रहे हैं कि आप वहां के लोगों से बात करते हैं। वो आपका आदमी नहीं है जिसने जमीन में जाके देखा है, वो वही का आदमी है। खैर, कहां तक हम इसको रोएंगे। बहरहाल किस्सा ये है कि ये इतनी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है।
जिस तरह से ट्रंप ने किया वो हैरत अंगेज है, लेकिन यह कि इनकी नजर, इनकी नियत बुरी वेनेजुएला पे बहुत दिनों से है, इसलिए कि एक कभी कभी ये मोनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, फिर नया जमाना आ जाता है, बीच में हायल हो जाता है और वो कहता है कि भाई ये मोनरो डॉक्ट्रिन तो 19th सेंचुरी की है, उसको तुम लेके कहाँ आए हो। फिर इन्हीं का ट्रंप साहब के जो पहले कुछ पहले थोड़े दिनों के लिए रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन, उनसे किसी ने पूछ लिया, अरे साहब इतना नाराज हुए वो कि मोनरो डॉक्ट्रिन इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। फिर उनसे किसी ने कहा कि लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने कुछ यूं कहा है, तो उन्होंने कहा कि द प्रेसिडेंट इज ए मोरॉन। यानी आज तक ये भी नहीं आपने सुना होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने ही प्रेसिडेंट को मोरॉन उनके अफसर के सामने कह दे। तो बिल्कुल जो हम देख रहे हैं, आंख जो कुछ देखती है लब पे ला सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। है ये कि दरअसल एक निजाम था, एक झूठ बोलने के लिए भी कम से कम एक यूएन थी। यूएन के हर रेजोल्यूशन इजराइल ने रद्द किए, एक नहीं माना। अरे हमने कितने रद्द किए। और तो लेकिन कम से कम ये था कि एक यूएन थी, सिक्योरिटी काउंसिल मिलती थी, उसका कोई एक कम से कम कोर्ट करने के लिए होता था कि भाई यूएन में ये बात हुई, और ये सिस्टम चल रहे थे। मसलन ईस्ट और वेस्ट में एक वेस्टर्न अलायंस था, और वो अलायंस को अगर आप नेटो और ईयू से अलग भी कर दें तो वेस्ट का मतलब था अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब। अब उन्होंने क्या किया है, अच्छा अब मैं आपके व्यूअर्स से ये माफी मांगते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि इस कहानी पे आते आते मैं जरा 2-3 मिनट लूंगा कि ये क्या हुआ। इसलिए जरा सा क्योंकि बैकड्रॉप जाना जरूरी है, तब मैं आऊंगा कि ये वेनेजुएला में क्या हुआ है। साहब एक कयामत आई 1990-91 में, और वो कयामत थी कि सोवियत यूनियन, एक कोल्ड वॉर थी, एक बैलेंस ऑफ टेरर था, एक दूसरे से डर रहे थे दो कुव्वतें, दोनों के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो एक दूसरे को टोटली डिस्ट्रॉय कर दें और दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दें। नतीजा यह था कि उसमें इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ उस वक्त किया था जबकि एक ही के पास था, और वो ट्रूमन साहब ने जाके हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, वरना उसके बाद फिर वो नहीं गिरा। अब 1991-92 में 89 ही से खबर मिल गई थी जब से बर्लिन वॉल टूटी कि अब ये होने वाला है, और 1992, 91, 92 में ये सोवियत यूनियन लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया। अब एक लहर आई वेस्ट में, और वेस्ट में ये लहर आई कि अब हम सोल सुपर पावर हैं। उनके यहाँ भी कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जैसे फ्रांसिस फुकुयामा, रैंड कॉर्पोरेशन में उन दिनों में काम किया करते थे, उन्होंने एक किताब लिख दी, एंड ऑफ हिस्ट्री। यानी ये कि अब ये अभी तक जो हम देखते आए हैं वो बिल्कुल हेच है, उसके कोई मानी नहीं है, इसको सब रद्द कीजिए, नया सफा निकालिए, अब तारीख बिल्कुल नए असरे नौ लिखी जाएगी जो कि वेस्ट उसको डिक्टेट करेगा। आई ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, वो ये कि वॉशिंगटन में एक ग्रिड होगा, एक गोया स्तंभ, एक कुतुब मीनार नुमा एक स्तंभ वहां लगेगा, और उससे जो स्पोक्स हैं वो जाएंगे दुनिया में, और यानी जैसे साइकिल का हब होता है, तो हब होगा अमेरिका, और बाकी जो रिम और हब स्पोक्स हैं वो सब बाकी दुनिया होगी, मतलब हम कंट्रोल करेंगे। अब दुनिया हमारे हाथ में आ गई है, नेओकॉन्स आए, उसके बाद उन्होंने साहब उसकी तैयारी की। ये बार बार कई दफा मैं ये बता चुका हूं
बहुत सी चीजें लोगों के दिमाग में नहीं उतरती। तैयारियों में क्या तैयारी थी? ये कि फौरन 1992 में जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ तो इस बात का सिग्नल दे दिया गया कि अब हम तैयार हो गए हैं दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, लिहाजा हमने ये ग्लोबल मीडिया लॉन्च कर दिया। वो कहाँ लॉन्च किया? अल रशीद होटल की टेरेस से। किसने लॉन्च किया? CNN ने लॉन्च किया। आदमी का नाम क्या था? पीटर आर्नेट। पीटर आर्नेट का दुनिया में वो अभी हाल में मर गया बेचारा, लेकिन उसका वो दबदबा था उन दिनों में साहब कि पीटर आर्नेट ने पहली दफा दुनिया में आपके ड्राइंग रूम में आपने जंग होते हुए देखी। ये तैयारियां थी। तैयारी ये थी कि अब जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको हम इस तरह से चलाएंगे कि एक दफा वहां एक आप पहले कुछ रूल्स ऑफ थंब थे, यानी आपको लिज डुसेट दिखाई दें, आपको अगर क्रिस्टियान नवानपुर दिखाई दें, आपको वुल्फ ब्लिट्जर दिखाई दें, आपको निक रॉबर्टसन दिखाई दें, तो समझ लीजिए कोई कयामत आने वाली है वहां। ये बिल्कुल सिग्नल थे। पहले ये मीडिया टीम चली जाती थी, उसकी तस्वीरें आती थी और बैकड्रॉप में होंगे वो उसके कुमकुमे, उसके जो कीव में जो चर्चेस के स्टीपल्स हैं वो होंगे पीछे, और खड़े हुए ये पीस टू कैमरा कर रहे होंगे। आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये तैयारियां। तो गोया एक कोरियोग्राफी का बहुत अहम हिस्सा था ग्लोबल मीडिया। याद रखिए, याद रखिए। अब जनाब 2008 के करीब ये जो ग्लोबल ऑर्डर था, जो कि सोल सुपर पावर, वो गिरना शुरू हो गया। उस सोल सुपर पावर की उस 2017 तक तो बिल्कुल ही ये पता चल गया कि अब ये सोल सुपर पावर नहीं रहेगा तो कौन आएगा। अभी तक तो ये था कि भाई हम लोग सब वेस्ट वाले मिलके किसी तरह से इसको चलाए रखेंगे। उसमें एक झगड़ा ये हो गया कि जैसे ही सोवियत यूनियन गिरा, इनको मिल गए उसामा बिन लादेन, 9/11, और इनको इस्लामिक टेरर मिल गया। दुनिया में इस्लामिक टेरर चारों तरफ, इस्लामोफोबिया। धीरे धीरे वो भी नहीं चला। वो अब उसमें भी इन्होंने सोचा कि इसमें तब्दीली की जाए। तो अगर आपको याद हो तो जो इलेक्शन पहला ट्रंप साहब का था हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, उसमें हर चौथे दिन एक नया फाइल निकाली जाती थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि साहब रूस ने ये हरकतें यहाँ की हैं इलेक्शन में मुखिल होने के लिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ट्रंप जीते और हिलरी क्लिंटन हार जाए। यानी तो यहां से लोगों ने एक टोनी ब्लेयर एक साहब है, ये जो ग्लोबल इस्लामोफोबिया फैलाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एक टोनी ब्लेयर, एक हार्वर्ड जो उन दिनों में थे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के। तीनों ने बिल्कुल इसको बहुत फरोग दिया इस चीज को कि ये यही टारगेट है। तो उसमें इसने एक खत लिखा उसको, ओबामा को, टोनी ब्लेयर ने, कि भाई देखो तुम ये रूस के चक्कर में ना आओ, कि रूस को टारगेट मत बनाओ, क्योंकि रूस को तुम टारगेट बनाओगे तो यूरोप बिखर जाएगा। रूस खतरनाक है, इसीलिए वो इस्लामोफोबिया पे ही रहो, वही उस पे घुमा फिरा के वहीं लेके आओ। और वो होने वाला था, क्योंकि अगर आप याद रखें तो अभी हाल में जो नई अग्रीमेंट हुआ था गाजा के ऊपर, तो वहां पे एक नई फोर्स आएगी और उसके गवर्नर जनरल यही टोनी ब्लेयर होंगे, और वही गोया वहां से एक इस्लामिक टेरर का एक मामला खड़ा। तो गिरना शुरू हुए। अब सुनते सुनते कान पकने लगे भाई कि वेस्ट इज कोलैप्सिंग, वेस्ट इज कोलैप्सिंग। आ गए बीच में ट्रंप साहब का दूसरा टर्म, और दूसरे टर्म में ये पहले टर्म से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ हैं? इसलिए कि इनको ये मालूम है
कि अब आगे इनका कोई टर्म है नहीं, इसीलिए इसी में जो करना है कर लो। तो ये और इनके दामाद कुशनेर साहब और जो स्टीव विटकॉफ हैं, वो भी बहुत बड़े बिल्डर रहे हैं, वो भी इनके दोस्त हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनके औलाद इतने पैसे बना रहे हैं ये लोग वेस्ट एशिया में कि सुना ये जाता है कि इतने पैसे दुनिया में किसी ने देखे नहीं। बेपनाह दौलत इकट्ठा की जा रही है। तो यही ट्रम्प प्रेसिडेंट बाद में है, बिजनेसमैन पहले हैं। ये याद रखिए कि कहीं उनको दौलत दिखाई दी, मिराज भी दूर दिखाई दिया तो वो दौड़ जाएंगे। तो बहुत दिनों से ये ललचा रहे थे। ये ऑयल रिजर्व्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स उन्हीं के नेबरहुड में, वेनेजुएला में। इधर हाल में उन्होंने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि ये नार्को टेररिज्म है, इसको हमें खत्म करना है। उधर एक और ऑयल रिजर्व है, वो है नाइजीरिया में। और नाइजीरिया में ये है कि साहब वहां पे क्रिश्चियंस को ये लोग मार रहे हैं, लिहाजा हमको वहां भी अटैक करना पड़ेगा और यहाँ भी हम अटैक करेंगे। और इधर आपने एक रुख इधर भी रखा है। एक दफा आपने कह दिया कि आपके यहाँ जो एजिटेशन हो रहा है, ईरान में एजिटेशन हो रहे हैं, वो अलग कहानी है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एजिटेशन हो रहे हैं, लोग नाराज हैं, लोगों को कीमतें जो हैं इतनी बढ़ गई हैं कि वाकई में लोग सड़क पर उतर आए। आप वहां भी कि साहब अगर आपने इनके खिलाफ कोई कदम लिया तो हम आ जाएंगे। तो गोया अब इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई स्टेट्समैनशिप नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, अब महज सिर्फ सिंपल बैंडिटरी जिसे कहते हैं। जैसे हमारे चंबल के इलाके में कुछ डाकू हुआ करते थे, वो आ गए और लोगों को, बड़े बड़े साहूकारों को उठा ले गए, फिर उनसे पैसे लिए। तो अब ये बिल्कुल सिंपल बैंडिटरी, यानी मैं बगैर किसी हिजाब के ये कह रहा हूँ, इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बैंडिटरी है कि भाई किसी यानी खुली डकैती है, क्या यानी खुली डकैती है। अब खुली, अभी तक तो छुप के होती थी। हाँ। अब ये है कि बिल्कुल डकैती। और कह दिया उसने कि हमने, पहले तो उसने कहा था अब तस्करा नहीं है उसका, नार्को टेररिज्म का कोई तस्करा नहीं है, कहीं एक बात नहीं है उसकी। अब ये है कि पहले तो नार्को टेररिस्ट, आपने बोट्स उनकी गिरा दी, आपने पता नहीं कितने लोग मार दिए, उसके बाद आप कह रहे वो नहीं है। अब ये है कि भाई देखिए, आपके पास तेल है और आप जो हैं वो उसको मिसयूज कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ है अपने ही, और हम अब आके आपको हमने हटा लिया है, आपको एक चूहे की तरह हम पकड़ के ले। यानी आपने तस्वीरें देखी कि वो लहीम सहीम आदमी, और जरा उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई है, आपने देखी है तस्वीरें? बिल्कुल हथकड़ियां पड़ी हुई, हथकड़ी बांधे हुए, यानी अच्छा, और टोपी ऐसी पहनाई है कि जैसी कोई मस्खरे को न्यू ईयर्स ईव में पहना देते हैं। यानी ये कि हम इतना ह्यूमिलिएट करें। अगर आपको याद हो तो जब इन्होंने पकड़ा था उसको, पॉल ब्रेनर ने सद्दाम हुसैन को, तो पहली तस्वीर ये थी कि उसका मुंह खोल के, जैसे जानवर के दांत देखे जाते हैं, उसका मुंह खोल के कैमरा उनके मुंह के अंदर, और उसके दांत को देख रहे हैं कि भाई ये जैसे कोई जानवर है कोई, यानी, और यही लैंग्वेज, जानवर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गाजा में। यानी ये जो नेतन्याहू वगैरह कह रहे थे कि अमलेक का मतलब जानवर, इनको, इनकी बीवियों को, इनके जानवरों को, सबको खत्म कर दो। ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ, ये इनका ये कहना था। तो इधर होते 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 ये 2-3 जंगों में फंस गए। एक तो वो खत्म नहीं हो रही, ना मैं उसी पर आना चाहता हूं कि ये अब हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमिलिएट करते हुए गिरफ्तार करके ले गए। आपने सही याद दिलाया, इत्तेफाक से वो डेल्टा फोर्स जिसका नाम है, जो एलीट फोर्स अमेरिका की है, ये वही है जिसने इनको भी गिरफ्तार किया है। यही थी जो सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार करने के लिए गए थे। यानी सेम फोर्स है
जो इस किस्म के ऑपरेशन वो अंजाम देती है। देखिए, दुनिया, ये बात ठीक है कि ट्रंप की हरकतें देख करके ऐसा लगता है कि अब कोई कानून नहीं रह गया, दुनिया में कोई कानून नहीं रह गया, जहां चाहे वो जो रजीम चेंज का एक नारा अब से पहले लगता था, अब रजीम चेंज इस तरह से ये लोग करने पर उतारू हैं और उन्होंने शुरू कर दिया। क्या अब के बाद ऐसी सूरत हाल कोई ईरान में आ सकती है? ये एक लोग अंदाजा लगा कहीं रहे आ हैं। सकती है। हाँ, कहीं आ सकती है। और एक हाँ, प्रीएम्प्टिव शॉट हाँ, उधर पैसिफिक बेसिन में शायर कर दी गई है। नॉर्थ कोरिया ने कई हमले कर दिए हैं साउथ कोरिया पर। यानी ये दुनिया में ये ना समझो कि तुम बिल्कुल तुम महफूज हो, तुम्हारे लोग भी हमारे निशाने पे हैं। और वो शुरू हो गया वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इन्होंने क्या किया कि अभी तक इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत हमें आगे बढ़ना था और ये कुछ रूल बेस्ड सिस्टम्स थे, उससे अपने आप को, उस जकड़ से अपने आप को इन्होंने निकाल लिया है। अब ये इनमें और यूरोप में बहुत बड़ा फिशार पैदा हो गया है, खुद इनमें और यूरोप में। यहां तक कि पहली दफा जो कायर स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। उन्होंने हाथ उठा लिए हमारा, हाँ मडूरो था तो बुरा, हाँ वो था तो गलत, वो लेकिन साहब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। यानी अपने आप को इससे बिल्कुल दस्तबरदार कर देना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूरोप में सब यही कह रहे हैं। अब इनके हक में कौन बोला है अभी तक? इनके हक में एक तो बोले हैं जनाब नेतन्याहू साहब, तो उन्होंने कहा है कि बहुत उम्दा आप। और दूसरे वो मरिया मचादो, जिनको कि इन्होंने अभी नोबेल प्राइज दे दिया कि साहब ये काम आएगा। ये सब सोच पहले से कही बनी है कि इसको नोबेल प्राइज दो फिर ये काम आएगी। अब ये है कि होगा क्या? मैं उसी में आपसे समझना चाहता हूं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी होगी जिसको ट्रंप ने एड्रेस किया है। इसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नतीजा क्या निकाल रहे हैं, आगे क्या? वो कासिम सुलेमानी के कत्ल को भी याद दिलाया इस मौके पर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, उसको भी याद दिलाया, कई और वाकयात को, और ये कहा कि इस वक्त बहुत बड़ी तारीख हिस्ट्री बना रहा है अमेरिका। तब से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन था वेनेजुएला का। मैं अपनी फौज को मुबारकबाद देता हूं। उससे आपको क्या मतलब नतीजा क्या निकलता दिखता है? आगे के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? उसका नतीजा ये दिखता है कि हमने अपने आप को वेस्ट से अलग कर लिया है। हमने एक अपना अभी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो रिलीज की है उन्होंने, उसमें एक उन्होंने नई बात कही है जो कि जिसकी की तस्दीक अभी कर दी उन्होंने फौरन। वो ये कि गोया हम वेस्ट का तो हिस्सा है, लेकिन अब हमारा उनसे कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अब हम बना रहे हैं एक रीजन जिसको कि हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी मॉनरो डॉक्ट्रिन प्लस। और उसको ऑलरेडी वो डॉनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है, यानी मॉनरो डॉक्ट्रिन विथ ऑन स्पेशल ओट्स, ऑन स्पेशल स्टेरॉइड्स, कुछ और तेज करके। तो इसका मतलब ये है, क्या है, हम चाहते हैं कि पूरे लैटिन अमेरिका पे और उनके जो मिनरल्स हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उस पे हमारे असरात हो, हमारा कब्जा हो, हम उनको चलाएं। एक तो ये। अब देखिए, ऑलरेडी इन्होंने पासा फेंक दिया है ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा खित्ता है, लेकिन वो टेक्निकली अभी है डेनमार्क की नेशनलिटी में। अभी बहुत सी चीजें खुलेंगी, तो वो उस पे जा चुके हैं 2 दफे वैन साहब, 1 दफा इनके मिलिट्री के लोग भी जा चुके हैं अभी हाल में। अब देखिएगा कि वो भी पहले ये स्टेबलाइज, जैसे अगर ये स्टेबलाइज हो गया
वेनेजुएला, मुझे इसमें शक है, इसलिए कि इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला बहुत बड़ा मुल्क है, अब वहां या तो ये कि सब लोग कन्वर्ट हो गए, भाई इनको किस तरीके से पकड़ा गया, ये जो एक स्पेशलाइजेशन है जो कि इजरायलीज ने जो स्पेशलाइज कर रखा है, उसका इस्तेमाल अमेरिका के पास एक दूसरे की इमदाद हो रही है यहाँ, वो ये कि कैसे डिकैपिटेट किया जाए, तो बजाय डिकैपिटेट करने के आपने उसको पकड़ लिया। ये टेक्निक्स जो हैं ये वही हैं। ये कहाँ से शुरू हुई है? अगर आपको याद हो, एंटेबे जो कि एयरपोर्ट था युगांडा में, जहां पे कि एक बहुत से यहूदी ईदी अमीन के जमाने में हाईजैक करके वहां एयरपोर्ट पे ले आए गए थे, तो नेतान्याहू के भाई भी उसमें इन्वॉल्व थे कि एक बड़ी रेड हुई थी जिसमें कि साहब उन्होंने बड़ा कमाल किया था कि उस रेड से सबको बचा के ले आए वो, ये था। तो इस किस्म की चीजें इजराइल करता रहा है, और अभी हाल में हसन नसरल्लाह को शहीद किया और पता नहीं कितनी और हरकतें की उन्होंने। ये टेक्निक्स इस किस्म की इजराइल के पास हैं और थी, और वो उन्होंने, मेरा अंदाजा ये है कि ये किस तरीके से आप वहां पहुंचे होंगे, ये लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, यानी किसको कितना पैसा दो, उसके सर के ऊपर आपने 50 मिलियन 500 मिलियन का था बाउंटी इसके मडूरो के सर के ऊपर। भाई कौन ना दे देगा? कोई भी लड़का कहेगा भाई वो देखो वहां रहता है ये। बहरहाल कि किसी न किसी तरह से नकवी साहब हुआ। हमारे पास वक्त जरा कम रह गया है। मैं वो तेहरान के प्रोटेस्ट का जिक्र हो रहा था, उस पर अब हम डिटेल से बात नहीं कर सकते। एक बहुत ही दिलचस्प एक ट्वीट किया है एक्स पर जो करते हैं माइक पोम्पियो, जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पिछली सरकार में। उन्होंने एक तो प्रोटेस्ट को काफी अप्रिशिएट किया ईरान में, और उसके साथ जो बहुत दिलचस्प बात की है, उन्होंने ये कहा कि इनके साथ ऑल्सो टू एवरी मोसाद हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी इरानियन इन द स्ट्रीट्स एंड ऑल्सो टू एवरी मोसाद एजेंट वॉकिंग बिसाइड देम। यानी वो ये कह रहे हैं मोसाद के एजेंट इन प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अभी मैं थोड़ा सा वापस आना चाहता हूं। अब इस वाकये के बाद चीन, रूस, ब्राजील, ईरान और बहुत से इस किस्म के मुल्क, बल्कि मैं थोड़ा सा और खुल करके कहूं वो मुल्क जो निस्बतन कम्युनिज्म के नजदीक रहे हैं, जिनको ये टारगेट कर करके कर रहे हैं। आप अपनी शराफत में आप हिंदुस्तान भारतवर्ष का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि भैया की कोई पूछता ही नहीं हम कहीं हैं कि नहीं है भाई। अरे भाई हमने क्या कहा, कुछ बोले कि नहीं बोले? क्या अभी हम दम बखुद बैठे हुए हैं? हम तो सिर्फ इतना कह पाए, कोई भारत का आदमी वहां ट्रेवल ना करे, सिर्फ इतना कह पाए था। यानी आप ये एक वो गीत हुआ करता था, बीचों बीच गले में अटका है दम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी, कुछ ऐसा तो नहीं है? या ये कि बहुत बड़े गहरे होशियार हैं, हम सोच रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हम कहाँ हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, साहब ये है। अच्छा, तो आखिर में मैं चाहता हूं 2-1 मिनट में आप समराइज कर दें अब आगे क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, इसलिए कि आगे की रविश क्या होगी। उन्होंने कह दिया कि हम जाके इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए 50 मिलियन लोग और इतनी बड़ी रियल एस्टेट और बड़ी पहाड़ियां भी है, वैलीज भी हैं वहां, उसमें आप कैसे जाएंगे? या तो आपको लाखों के ट्रूप्स उतार देना पड़ेंगे। तो क्या ये करने के लिए तैयार हैं? आपने तो ये कहा था कि नहीं हम फौजें अब कहीं बाहर भेजेंगे नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हम उसको वहां पे जाके हुकूमत करेंगे। या तो आपको ये अंदाजा मिल गया है कि लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन मिली हो कि भाई यहाँ पे लोग मान जाएंगे जल्दी। अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि लोग सिटी स्क्वायर में बैठे हुए हैं
कि जब तक मदुरो वापस नहीं आएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एक तरफ ये भी हो रहा है। अच्छा, फिर आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि लैटिन अमेरिका के और मुल्कों में क्या हो रहा है। लैटिन अमेरिका में अभी इन्होंने कहा कि अभी तो यहाँ है, अभी हमें क्यूबा भी जाना है। अगर आपको क्यूबा भी जाना है और यहाँ ये हो रहा है, फिर आपको लूला को से निपटना है जाके ब्राजील जाना हो। जी 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 जी। तो ये जो दो लीडर खुल के आए हैं इनके लिए, एक है नेतन्याहू, एक है मिस्टर मिली, वो अर्जेंटीना के जो बड़े ऑड बॉल लीडर हैं। उनके पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते के उन्होंने कई प्रोटोटाइप बनाए हैं और वो जो है उसको वो मीडियम कहते हैं कि उससे वो बात, उनकी एक बहन है, वो बहन उसके जरिए ऊपर की पावर से बात करती है। ये हजरत है और जिनके बारे में मीडिया ने कुछ नहीं लिखा है अभी तक। ये वहां के प्रेसिडेंट है, कहा के अर्जेंटीना के, और वो इनके हक में है और जनाब नेतन्याहू हक में है। हम जो हैं ना इधर ना उधर, थाली के बैगन भी नहीं है, ना इधर ना उधर, ये वाला किधर, एक मुहावरे में कहा जाता है ये इधर ना उधर, ये वाला किधर। तो तकरीबन हम उस हालत में हैं कि हमें खुद पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। ये तो बड़ी अभी ये पत्ते खुलेंगे। पहले तो ये पता चले कि इनके पांव वहां पे ठहरने के स्थिर हैं भी कि नहीं, कहाँ, क्या ये वहीं की सरकार को आगे बढ़ाएंगे, क्या ये इलेक्शन का रूट लेंगे, या इन्होंने जो बातें कही हैं उससे तो ये लगता है कि नहीं, हम इन चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम जाके बस हुकूमत करने लगेंगे। अरे भाई, हुकूमत करने के लिए आपको मुल्क पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आइंदा फिर बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।